अरे सब लोग, मेरे चैनल जैक एक्सप्लेन्स में फिर से स्वागत है। नए हैं, सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार में शामिल हों। आज हम आला साइड मनहवा के अगले एपिसोड के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अकादमी से स्नातक होने के बाद वे परिपक्व होकर फ्रेम के लिए बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। इसलिए उसने उन्हें जड़ से उखाड़ने के पवित्र मिशन के लिए अपने 10 साल कुर्बान किए। वह कहता है, सब छात्रों को मारने पर कोई संगठन यहां रुकी नहीं भेजेगा जो उसकी कुर्बानी का बदला होगा। वह बताता है कि वह सही मौके की तलाश में था, पर सब छात्र और प्रोफेसर प्रिंसिपल समेत एक जगह इकट्ठा हो गए। वह कहता है कि गार्डों को बाहर निकालना उन तीनों के लिए आसान काम था। वह बताता है कि उसने अपनी शक्ति से अंदर बाहर फोर्स फील्ड बनाई, जिससे बाहर क्या हो रहा था पता नहीं चला। वे सब फिर से उस पर हमला करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि यह इतना कमजोर होगा। वह उन्हें बताता है कि उन्हें नहीं पता इसे बनाने में कितना समय लगा। वह कहता है कि उसने स्थानिक अलगाव और अन्य तंत्रों के सिद्धांतों को मिलाकर यह कारावास बनाया है। वह बताता है कि इस स्थान के चारों ओर की बाधा अगले 30 मिनट तक अटूट रहेगी। गैरेथ लुटोरेन बाधा की मजबूती की जांच करता है, यह देखने के लिए कि उप प्रधानाचार्य की बात सच है या नहीं। वह बाधा को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। हमला करने पर उसे पता चलता है कि उसका प्रहार बाधा पर कोई असर नहीं करता। गैरेथ की असफलता देखकर उप प्रधानाचार्य हंसते हुए कहते हैं कि वह इसे पसंद करते हैं। यह रोजाना इस्तेमाल की चीज नहीं, पर बेहद प्रभावी है। अकादमी के एक अन्य प्रोफेसर उन्हें बातें बंद करके काम पर लगने को कहते हैं। सभी हैरान रह जाते हैं यह जानकर कि प्रोफेसर एंड्रिया भी इस समूह का हिस्सा हैं। वह अपनी शक्तियों से छात्रों पर हमला करती है। प्रोफेसर के हमले से छात्र स्तब्ध रह गए। वह कहती है कि उसकी शिक्षा मूल्यवान है, क्योंकि हमले के बाद भी छात्र उसे प्रोफेसर कहते हैं। ली भागने का सुझाव देता है। सब भागते हैं, पर बाधा तोड़कर बाहर नहीं निकल पाते। उप प्रधानाचार्य हंसकर कहता है कि वे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उसने एक कमजोर बाधा लगाई है। फिर भी यह इतनी मजबूत है कि कोई भी छात्र इसे तोड़कर बाहर नहीं निकल सकता। छात्र लगातार बाधा तोड़ने की कोशिश करते हुए आर्थर से पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई योजना है। और भूकंप के अलावा उनके अन्य 2 साथी भी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल हैं। वे सब मिलकर भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। फ्रेम्स ली के सामने आता है और कहता है कि उसे ही खत्म करना होगा। फिर उस पर हमला करता है, लेकिन वह देखता है कि उसका हमला जीवू के बचाव के कारण ली पर असर नहीं कर पाया। जीवू को ली की मदद करते देख सभी हैरान हैं। ली उसे बचाने वाले जीवू को देखती है। कैन लुटोरेन जीवू को मूर्ख कहता है, कहते हुए कि उसे सिर्फ 30 मिनट या कम समय चाहिए। बाधा 30 मिनट तक ही टिकेगी। उसे लगता है कि उसे बस समय बिताना है। ड्यूक सोचता है कि जीवू को ध्यान खींचने के बजाय समय बिताकर भागना चाहिए था। ली जीवू से पूछती है कि उसने क्यों बचाया। अब वह खुद लक्ष्य बन गया है। जीवू सेओ चुप रहा और बस मुस्कुराकर उसे देखा। गंग सेओक सोचता है कि जीवू सेओ ने बीच में कूदकर क्या सोचा था। फ्रेम्स का सदस्य कहता है कि वह खत्म करने वाली सूची में नहीं था, पर दिलचस्प जुड़ा है। उसका साथी पूछता है कि क्या चीज उसे इतना समय ले रही है। फ्रेम्स का एक सदस्य अखाड़े में आकर कहता है कि वह पहले ली को खत्म करेगा। जीवू ली से कहता है कि वह एक तरफ हट जाए ताकि वे उसे चोट न पहुंचा सकें। जैसे ही वह शुरू समाप्त होता है, तुरंत जीवू अपनी जागृत गति क्षमता से आंखों से ओझल हो जाता है। जागृत अकादमी के सभी छात्र सोचते हैं कि क्या जीवू पलटवार कर रहा है। फ्रेम्स का सदस्य जीवू पर हमला करता है क्योंकि वह और ली के बीच दखल देने पर गुस्सा है। इस बीच सभी छात्र अभी भी बाधा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जीवू हमला करता है, पर वह उसका मुक्का पकड़कर पलटवार करता है। फिर भी जीवू अपनी गति से तुरंत वहां से हट जाता है। ड्यूक सोचता है कि जीवू क्या कर रहा है, क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा। उसकी सुपर स्पीड भी कोई फर्क नहीं ला रही है। गैंग स्योक मानता है कि जीवू जानता है कि वह उन्हें नहीं हरा सकता। जी सुक कहता है कि वह जीतने नहीं, बल्कि ध्यान भटकाकर समय बचाने की कोशिश कर रहा है। जीवू सोचता है कि उन्हें दूसरों पर हमले से रोकने का कोई तरीका नहीं है। उसका मानना है कि अगर वो अनदेखा रहकर भागता तो शायद 30 मिनट तक बच सकता था, पर ऐसा करने से वो दूसरों की लाशों पर जीवित रहता और बाकी सब मारे जाते। इसलिए वो तय करता है कि उन्हें अपनी ओर खींचना होगा
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके। वो उनका ध्यान खींचने के लिए इधर उधर भागता है और अचानक एक ने उस पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से उसने हमले से बच निकला। फ्रेम्स का सदस्य कहता है कि उसकी रफ्तार बड़ी परेशानी है। जी वो ऊपर देखता है, वो सदस्य उसे खत्म करने वाला है, लेकिन अचानक सुबिन ली अपनी बर्फ से उस पर हमला करती है। वो गुस्से में आकर कहता है कि वे सब पागल हो गए हैं। वो इन भी शामिल होकर फ्रेम्स पर हमला करता है और जी सुख दूसरी ओर से। उन्हें देखकर बाकी सब भी कूद पड़ते हैं। गैंग स्योक सोचता है कि वे सब उस पर क्यों टूट पड़े। अचानक उसे याद आया जब प्रिंसिपल ने सलाह दी थी, महान शक्ति किसी को मजबूत नहीं बनाती। उसने कहा कि वह जानता था, क्योंकि असाधारण शक्तियों के बावजूद जीत हार शक्ति के प्रभावी उपयोग पर निर्भर करती है। प्रिंसिपल ने कहा कि वह सही था, यह भी एक पहलू है, लेकिन उन्होंने जिसका उल्लेख किया वह कुछ और था। उन्होंने कहा कि असली ताकत तब दिखती है जब कोई अपने से मजबूत या अजेय प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है, तभी वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। उन्होंने कहा कि अभी यह समझना मुश्किल हो सकता है, फिर भी उम्मीद है कि एक दिन वह इसे समझ जाएगा। वू इन, जी सुख, सुबिन और जी वू को लड़ते देख वह भी उनके साथ शामिल होने का फैसला करता है। फ्रेम्स का सदस्य कहता है कि उसने उन्हें जल्द खत्म करने की सोची थी, पर अब वो उन्हें मौत की भीख मंगवाएगा। वो पूरी ताकत से हमला करता है, पर अचानक कोई उस पर हमला करता दिखता है। जी वू देखता है कि गैंग स्योक है, जो कहता है कि अगर वो भी शामिल हो तो कुछ और पल बच सकते हैं। आर्थर सोचता है कि उनके कार्य उसकी कल्पना से परे हैं और उसे आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है। ली सोचता है कि क्या वे अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन का ध्यान भटकाकर लोगों को बचा रहे हैं। जागृत लोगों के लिए उनकी शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना शक्ति के इस दुनिया में कुछ नहीं है। इस दुनिया में पारंपरिक कानून या तर्क का कोई स्थान नहीं है। शक्तिशाली लोग ही सभी नियम बनाते हैं, जो ही एकमात्र कानून है, और यही कारण है कि जागृत लोग अपने नियमों की सीमा में शक्ति पाने के लिए कुछ भी करेंगे। इसी कारण जागृत लोग अपनी मौजूदा सत्ता बचाने के लिए भी वही करेंगे। वे उनसे अलग नहीं थे। किसी और के लिए खड़े होना असंभव है, क्योंकि हार का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि संगठन का नुकसान भी था। जी वू और उसके दोस्तों को देखकर ली सोचता है कि वे अजनबियों के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हैं। ऊपर से सब देखते हुए भूकंप सोचता है कि कुछ दिलचस्प लोग फ्रेम्स की तरह उबाऊ नियमों से हटकर काम कर रहे हैं। फ्रेम्स के सदस्य से मार खाकर गैंग स्योक कहता है कि उसका वार सही है, पर कोई नुकसान नहीं हुआ। फ्रेम्स का सदस्य हैरान होकर कहता है कि वह मजाक कर रहा होगा। गैंग स्योक फिर से अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। बदले में फ्रेम्स सदस्य भी दहाड़ते हुए अपनी सारी शक्ति जमा करके गैंग स्योक पर हमला करने वाला होता है, लेकिन अचानक जी वू उसे बचाने वहां आ जाता है। सुबिन चिल्लाता है और ली तुरंत दोनों को अपनी ढाल में सुरक्षित कर लेती है। ली के हस्तक्षेप से जागृत अकादमी के सभी छात्र चौंक जाते हैं। दुश्मन कहता है कि ठीक है, अब वह देखेगा कि उनमें क्या है। वह सबको वहां खड़े न रहने को कहता है। वह कहता है कि वे अपने साथियों से जुड़ें। वह सबको पसंद करता है, इसलिए मरने से पहले लड़ने का मौका देगा, लेकिन मौत और भी दर्दनाक होगी। प्रोफेसर एंड्रिया सोचती हैं कि वह बच्चों से लड़कर समय बर्बाद कर रहा है। जैसे ही गंग स्योक शक्ति जुटाकर हमले की तैयारी करता है और उसे मारता है, फिर भी वह फ्रेम्स के सदस्यों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। गिसुक चिल्लाता है कि सब मिलकर हमला करें। सुबिन, गिसुक और गंग स्योक हमला करते हैं, पर कोई असर नहीं होता। वह पूछता है, क्या वे सोचते हैं कि विश्व रैंकर को चोट पहुंचा सकते हैं? ड्यूक समझता है कि टॉप 10 रैंकर्स एक अलग लीग में हैं, सब मिलकर भी उनमें से एक को नहीं हरा सकते। वह गंग स्योक से कहता है कि अब उसकी बारी है। वह करीबी लड़ाई में माहिर है। अपनी शक्ति से उस पर हमला करता है। वह जमीन पर गिरता है, घायल होकर उसके शरीर से खून बहता है। जी वू उसका नाम चिल्लाता है। वह कहता है कि वे दूर से हमला करने की शैली का उपयोग कर रहे हैं। जब वह सबको मारने वाला था, ली ने अपनी ढाल उनके सामने रखी ताकि वे बच सकें, पर उसके हमले से ली की ढाल टूट गई। गिसुक, सुबिन और वू इन गंभीर रूप से घायल हो गए। ली हैरान थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक ही वार में उसकी ढाल टूट गई। वह जीवू से कहता है कि उसने करीबी लड़ाई में तेज गति का इस्तेमाल किया। वह हमला करता है, पर जीवू अपनी गति से बच जाता है। वह पूछता है, क्या जीवू ने तेजी से हटने के लिए हमला टाला? वह कहता है कि उसकी गति जटिल है, क्योंकि उम्र के बच्चे उससे निपटने में कठिनाई पाएंगे, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यही सब कुछ है। जीवू छात्र और उसके घायल दोस्तों को देखकर माफी मांगता है, लेकिन हार नहीं मानने का फैसला करता है। वह जीवू से पूछता है कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। जीवू जितना हो सके उतना ध्यान बनाए रखने का फैसला करता है। सभी जीवू को देख रहे हैं। ड्यूक सोचता है कि क्या वह वही कौशल इस्तेमाल करेगा जो उसने उस पर किया था।
ग्लैंड सोचता है कि जीवू का कौशल शक्तिशाली है, पर केवल विश्व रैंकिंग के खिलाफ काम करेगा। फ्रेम के सदस्य मुस्कुराए और कहा कि उन्हें लगा था उसके पास कुछ खास होगा। दूर से प्रोफेसर एंड्रिया उसे ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती है और कहती हैं कि यह क्षणिक है, लेकिन वह भी उसकी चालों को देखने से चूक जाती है। वह उसकी ओर मुड़कर कहता है कि उसने मजा किरकिरा कर दिया। वह पूछती है, क्या वह अपनी चालें भूलकर एक छोटे लड़के से पिटना चाहता है? वह उसे बताती है कि उसकी बिगाड़ने ने उसे एक छोटे लड़के से हारकर सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। वह जीवू से हमला करने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका कौशल मूल्यवान होगा। जीवू जानता है कि उसका कौशल ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा, यह रैंकर पर थोड़ा ही असर करेगा। फिर भी उसे यह करना है क्योंकि वह हर वक्त बाहर जा रहा है। जीवू अपनी पूरी शक्ति जुटा रहा है। फ्रेम्स सोचते हैं कि क्या वह बिजली का इस्तेमाल करेगा। ग्लैंड और ड्यूक को लगता है कि यह कुछ अलग है क्योंकि पहले उसकी बिजली इतनी मजबूत नहीं थी। वे सोचते हैं कि क्या उनके पास और भी कुछ दिखाने को है। गिसुक जीवू से कहता है कि उसे उस आदमी को सदी का सबसे बड़ा झटका देना चाहिए। फ्रेम समझ नहीं पा रहा कि वे क्या कर रहे हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह पुकारता है लेकिन उसके हमले बेकार साबित होते हैं। जीवू अपनी बिजली को पूरी ताकत से इस्तेमाल करके हमला करता है। हमला करते हुए वह समझता है कि यह जीत के लिए नहीं बल्कि थोड़े और वक्त के लिए है। वह पूरी ताकत लगाने का फैसला करता है। सब उसे देख रहे हैं। वह हमला करता है और सभी उसकी हिम्मत देखकर दंग रह जाते हैं। वह सोचता है कि इतनी कम उम्र में इतनी गति और ताकत कैसे हो सकती है। ली समझता है कि गिसुक यू ने हवा से जिवू की गति बढ़ाई और अन्य ने लक्ष्य को भटकाया ताकि जिवू हमला कर सके। वह उनके बीच अचानक विकसित हुए तालमेल पर आश्चर्यचकित है। श्री पार्क भी हमले देखकर चकित हैं, जबकि श्री इन्हें का मानना है कि यह उनका सर्वश्रेष्ठ संभव हमला था। लेकिन फ्रेम्स अभी भी मौजूद हैं क्योंकि उसे लगता है कि प्रोफेसर एंड्रिया की चेतावनी न होती तो वह मूर्ख बन जाता। सभी छात्र समझते हैं कि गति शानदार थी, पर रैंकर पर काम करना था। जीवू सेओ घायल बाजू के साथ उसके सामने बैठा है। वो समझता है कि उसने पूरी ताकत से मारा, पर फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। भूकंप को लगता है कि ये बच्चे सोच से ज्यादा खतरनाक हैं। अगर बढ़ने दिया तो मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। उप प्राचार्य कहता है कि उसने पहले ही बताया था कि ये बच्चे कीड़े हैं। भूकंप इन हंस को साथ आने और जल्द से जल्द इसे खत्म करने का आदेश देता है। प्रोफेसर एंड्रिया छात्रों की ओर मुड़कर पूछती है कि क्या वे जारी रखें। वह कहती है कि उम्मीद है छात्रों को कोई अफसोस नहीं, क्योंकि वे थोड़ा और जी पाए। अचानक वो जीवू के पास जाकर उसके बाल पकड़ लेता है क्योंकि वो रैंकर पर चढ़ाई करने से बहुत गुस्सा है। वह जीवू को जमीन पर पटक देता है। उसके सभी दोस्त यह देखकर चीखने लगते हैं। फ्रेम कहता है कि वह जीवू का दिल पैर से कुचलेगा और उसकी छाती को धीरे धीरे दबते हुए महसूस करेगा। सभी चिल्लाकर उसे जीवू को छोड़ने के लिए कहते हैं। एक तेज चमक के साथ वे सब श्री कडेन को देखते हैं। कडेन जीवू को बांह में लिए हुए हैं और उनका पैर फ्रेम के चेहरे पर है। सभी सोचते हैं कि क्या यह कडेन का ब्रेक है। सब कडेन को देखकर हैरान हैं और सोचते हैं कि क्या उन्होंने कडेन ब्रेक नाम सुना। भूकंप सोचता है कि कडेन वहां क्यों आया और बच्चे को क्यों बचाया, जबकि श्री कडेन पूरी ताकत से उस पर हमला कर रहे हैं जो जीवू को मारने वाला था। फ्रेम का सदस्य उन्हें रोकता है और कारण पूछता है। कडेन उसे जोर से बोलने को कहता है क्योंकि वह कुछ नहीं सुन पा रहा। जीवू कडेन का शिष्य है। इतनी तेज रोशनी है कि प्रोफेसर सहित कोई भी छात्र कुछ नहीं देख पा रहा। वे देखते हैं श्री कार्टीन भी वहां आए। सुबोन। जब मिस्टर कार्टीन, वो चिल्लाई उनका नाम। फ्रेम्स हैरान हुए कि वो कार्टीन थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कार्टीन भी आएंगे। मिस्टर कडेन जानते थे फ्रेम्स को मारना आसान नहीं, तो फिर हमला किया और जोर से दबाया। बिजली से एक और वार किया। तभी ऊपर से भूकंप आया और रुकने को कहा। पूछा, क्या सिर्फ जीवू के लिए हमला किया था? कहा, अगर पता होता वो शिष्य है तो छूते भी नहीं। छात्र हैरान थे कि जीवू कडेन के शिष्य थे। ज्यादातर को नहीं पता था। सब चकित थे कि ये महान कडेन है और जीवू उनके शिष्य। प्रोफेसर एंड्रिया दंग रह गईं कि वो छोटा बच्चा कडेन का शिष्य था। कडेन पूछता है कि क्या वह कह रहा है कि अगर उसे पहले पता होता कि जीवू उसका शिष्य है तो उसने उसे चोट नहीं पहुंचाई होती। फ्रेम्स सहमत होते हैं और स्पष्ट करते हैं कि उनका कडेन को अपने खिलाफ करने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही उन्हें यकीन है कि कडेन जैसा व्यक्ति फ्रेम्स को नाराज करने का कोई काम नहीं करेगा। कडेन जी वू को देखता है जो उनकी बाहों में बुरी तरह घायल है। उसकी बाहों से खून टपक रहा है और शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत है। कडेन मुस्कुराया और फ्रेम्स को बताया कि वे पहले ही ऐसा कर चुके हैं।
जब सभी सोच रहे हैं कि कडेन क्या करेगा, फ्रेम्स सोचते हैं कि क्या वह ठीक से सोच रहा है या उन पर हमला करने की सोच रहा है। वह कडेन से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेम्स को दुश्मन बनाना बुद्धिमानी नहीं है। कडेन कहता है कि वह फिर से सवाल पूछेगा, जबकि वह उन पर हमला करने के लिए अपनी शक्ति जुटा रहा है। फ्रेम्स सोचता है कि क्या वह सच में उनसे दुश्मनी करेगा, पर फिर समझता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वह कडेन है, जानबूझकर दुश्मन नहीं बनाएगा। कडेन सोचता है कि क्या फ्रेम उसे चिढ़ाने का नया तरीका ढूंढ रहा है। तेज रोशनी के कारण सभी लोग, फ्लैश इतना तेज है कि कोई कुछ नहीं देख पा रहा। श्री कडेन कीड़े को मारने की सोचता है, जबकि सभी प्रोफेसर उसे पागल समझते हैं। प्रोफेसर एंड्रिया सोचती हैं, वह फ्रेम्स के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कैसे करता है। भूकंप उससे पूछता है कि क्या वह उन्हें अपना दुश्मन बनाना चाहता है। कडेन जवाब देता है कि उसे उकसाने से पहले यह बात सोचनी चाहिए थी। उसने सुना था कि कडेन पर उसका गुस्सा बेकाबू है, पर इतना ज्यादा होगा यह नहीं सोचा था। वह फैसला करता है कि अब चुप नहीं रहेगा। वह कहता है कि उसकी ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता। कडेन सिर्फ कुछ लोगों को ही परेशान कर सकता है। कडेन उन्हें भाड़ में जाने को कहता है और हमला कर देता है। वह इतना शक्तिशाली हमला करता है कि सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। कडेन दुश्मनों को निशाना बनाकर हमला करता है। स्टाफ सोचता है छात्रों का क्या हुआ होगा। टॉप 10 कडेन के पास खड़े होकर पूछते हैं कि उनका क्या हुआ होगा। इस बीच सभी छात्र अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। मिस्टर कार्टीन कडेन को जंगली पिकाचू कहते हैं। कडेन का हमला सिर्फ उसके दुश्मनों को ही लगा। गैरेथ को पता चलता है कि कडेन ने सिर्फ दुश्मनों पर ही हमला किया, वरना उनमें से कुछ ही जीवित बचे होते। कैदान के हमलों की सटीकता देखकर वह चकित है, क्योंकि गैरेथ को यकीन नहीं होता कि कैदान इतने कम समय में ऐसी सटीकता कैसे दिखा सकता है। वह सोचता है कि क्या दुनिया के टॉप 10 के बराबर कैदान की शक्ति के बारे में कहे गए शब्द सच थे। फ्रेम्स कैदान को चेतावनी देते हैं कि अब उसे अपने फैसले का खामियाजा भुगतना होगा, जो उनके खिलाफ जाकर उनसे लड़ने का था। मिस्टर कैदान पूछता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि फ्रेम्स पहले ही मुझे चिढ़ा चुके हैं? फिर क्यों सोचते हो कि मैं उनका दोस्त बन सकता हूं? फ्रेम्स कहते हैं, हम पहले दोस्त नहीं थे, पर कट्टर दुश्मन भी नहीं। कई बार हमने एक दूसरे की मदद भी की थी, लेकिन आज जो तुमने किया वह बिल्कुल उलट है। कैदान मुस्कुराकर कहता है, फ्रेम्स को लड़ने लाओ। मैं हर एक को मार डालूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा, जब तक आखिरी फ्रेम भी धरती पर नहीं रहेगा। चूंकि सभी फ्रेम सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं और छात्र अभी भी हैरानी से देख रहे हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। फ्रेम्स को लगता है कि कैदान बहुत घमंडी है, क्योंकि वह अकेले उन सभी को चुनौती दे रहा है। उसे एहसास होता है कि वे सभी कैदान पर हमला करने की स्थिति में नहीं हैं। अगर वे सतर्क रहते या एक साथ हमला करते तो शायद मौका मिलता। वह समझता है कि जब बैरियर में फंसे सभी प्रोफेसर मुक्त हो जाएंगे, तब उनका खेल खत्म हो जाएगा। वह सोचता है कि क्या कैदन ने शुरू से ही सब कुछ सोच समझकर किया था। कैदन ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वह अब उससे लड़ेगा नहीं। वह कहता है, बिल्कुल नहीं। उसकी बात सुनकर कैदन फिर मुस्कुराया। मिस्टर कार्टिन ने सोचा कि कैदान कभी गंभीर नहीं हो सकता। अचानक किसी की ऊर्जा का तीव्र प्रकाश फैलता है और चारों ओर सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। जब रोशनी धुंधली होती है, सब युद्ध क्षेत्र के बीच किसी को खड़े देखते हैं। वह कहती है कि अब सब रोमांचक हो रहा है और कैदान को यहां देखने की उम्मीद नहीं थी। वह आंद्रे है, फ्रेम वर्ल्ड टॉप 10 की सदस्य। छात्र सोचते हैं कि दुनिया के टॉप 10 में से एक यहां क्यों आई। भूकंप गंभीर रूप से घायल है, फिर भी वह उठकर आंद्रे के सामने झुकता है। दरअसल फ्लेम्स के सभी सदस्य उसकी अद्भुत शक्तियों के कारण उसके सामने झुकते हैं। वह कैदान से कहता है कि अगर उन्हें पता होता तो योजना बदल देते। यह मिशन कभी नहीं होना चाहिए था। कैदान पूछते हैं कि वह यहां क्यों आया, क्योंकि हर चुनौती पर वह अनजान बनता है। वो कहता है कि अगर कोई गिरोह का है तो वो मनमानी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी और इच्छा से। कैदान मुस्कुराकर कहता है, तब तो बड़ा अच्छा हुआ। ऐश कुछ देर लड़ना चाहती थी तो उसने यही करने का सुझाव दिया। वो कैदान से पूछता है, पक्का? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी बाहों में कोई है जिसे बचाना है। मिस्टर कैदान अपनी बाहों में घायल जीवू को देखते हैं। वो कहता है, किसने सोचा था कि कैदान लड़ने में हिचकेगा, वो बच्चा जरूर खास होगा। कैदान गुस्से में कहता है, तुम जानते थे कि मैं लड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए आए हो। जीवू कहता है, मैं ठीक हूं, मत छोड़ो, आप लंबे समय से यह करना चाहते थे। वह उसे बताता है कि वो आखिरी पल तक नहीं हारा, क्योंकि जानता था कि वो उसका शिष्य है, इसलिए वह उससे अपने लिए भी ऐसा करने का अनुरोध करता है। कैदन मुस्कुराया और जीवू को अपनी बाहों में लेकर पीछे मुड़ गया। जब वह पीछे मुड़ा तो आंद्रे सोचने लगा
कि क्या यह वही कैदान है जिसे वह जानता था। सभी छात्र हैरान हैं कि क्या यह सच है और कैदान दुनिया के टॉप 10 के खिलाफ लड़ने को तैयार है। दोनों काफी दूर खड़े हैं। भूकंप कहता है, लॉर्ड आंद्रे, चिंता मत करो, हम इसे संभाल लेंगे। लेकिन आंद्रे कहता है कि कैदान उनकी लीग से बाहर का खिलाड़ी है। वह कैदान से कहता है कि इस पर मत जाओ और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसने चुनौतियां इसलिए नहीं स्वीकारी क्योंकि वह चिंतित था। कडेन कहता है कि वह जानता था ऐसा नहीं था, इसलिए उसने फिर चुनौती नहीं दी क्योंकि उसे पक्की जीत लगी। वह कहता है कि वह उससे लड़ना चाहता है, बस इसलिए कि वह जानता है कि वह लड़ने लायक विश्व के टॉप 10 में है। सभी हैरान हैं कि कडेन ने उन्हें चुनौती दी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लड़ना चाहता था। गैरेथ सोचता है कि कडेन के बारे में अफवाह सही है, उसे लड़ने का जुनून है क्योंकि टॉप 10 सभी की शक्तियां विनाशकारी मानी जाती हैं। कडेन को भी उतनी ही शक्तिशाली माना जाता है अगर वे दोनों भिड़ें। गैरेथ कडेन पर चिल्लाता है कि अगर वे यहां लड़े तो उसके प्रभाव से बच्चे नहीं बचेंगे। कडेन कहता है कि बच्चे ठीक रहेंगे क्योंकि कार्टिन यहां है। गैरेथ समझता है कि कार्टिन एक प्रसिद्ध चिकित्सक है, तो उसकी रक्षा शक्ति भी मजबूत होगी अगर वह उन्हें बचा सके। श्री कार्टिन सोचते हैं कि कैडन उन्हें इस स्थिति में क्यों खींच रहा है और उन्हें बच्चों को क्यों बचाना चाहिए। वह सोचता है कि बच्चों के साथ जो हुआ उसकी उसे परवाह क्यों है। उसे शक कैडन को यह बताने और चुप रहने का। जीवू और अन्य बच्चों की आंखें चमक रही हैं। श्री कार्टिन इसे अपार प्रशंसा की नजर के रूप में देखते हैं। श्री कार्टिन सोचते हैं कि यह चिंताजनक है, पर वह जहां तक हो सके लड़ने का फैसला करते हैं। गैरेथ सभी छात्रों को उसके पास इकट्ठा होने को कहता है ताकि कार्टिन उन्हें बेहतर सुरक्षा दे सके। सभी छात्र अपनी जगह से उठकर उसके पास आ जाते हैं। श्री कैडन कार्टिन से जगह अलग करने का अनुरोध करता है। कार्टिन कैडन की बातें सुनकर सोचता है कि वह उसका इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी वह अपनी शक्ति जुटाकर तेज रोशनी के साथ एक अलग स्थान बनाता है। जब उप प्राचार्य इसे देखता है तो वह चौंक जाता है कि कार्टिन ने अपने अलगाव को इतना विशाल बना दिया है। कार्टिन की बात ही कुछ और है। कहा जाता है कि उसका अलगाव भी अद्भुत सुंदरता का नमूना है। जैसे कैडन अलगाव को देखकर कार्टिन की तारीफ करता है क्योंकि उसका बनाया हुआ सिर्फ 30 का लगता है। कैडन जैसे ही अलगाव का निरीक्षण कर रहा था, अचानक आंद्रे ने बिना किसी चेतावनी के उस पर हमला कर दिया। श्री कार्टिन आंद्रे की इस नीच चाल से हैरान है और कहते हैं कि यह उसके पद के लिए शर्मनाक है। सभी छात्र विशेष रूप से कैडन को देखकर चिंतित हो जाते हैं। भूकंप देखता है कि कैडन ने अभी अभी आंद्रे का पूरा वार झेला है। आंद्रे सोचता है कि कैडन मूर्ख है क्योंकि वह लड़ाई के वक्त आसानी से भटक जाता है। कैडन पूरी शक्ति से आंद्रे की ओर बढ़ता है और दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, जबकि बाकी सब उनके हमले से बचने की कोशिश करते हैं। कार्टिन महसूस करती है कि शक्ति के नशे से निपटना मुश्किल है। स्थानिक अलगाव बनाए रखना भी थोड़ा भारी पड़ रहा है। जब सभी प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी अपने हमले से बच रहे थे, एक तेज चमक के साथ पूरा अखाड़ा साफ हो गया। गैरेथ यकीन नहीं कर पा रहा कि उनके आखिरी वार से आसपास की हर चीज गायब हो गई। फ्रेम्स के अन्य सदस्य कैडन के हमले से धूल में मिल जाते हैं। आंद्रे सोचता है कि कैडन कितना शक्तिशाली है। वह समझता है कैडन कोई साधारण गुंडा नहीं, जिस पर कैडन कहता है कि वह समझ गया क्यों आंद्रे टॉप 10 में है। आंद्रे जानता है कैडन को आसानी से नहीं हरा सकता, पर पूरी ताकत से भी नहीं लड़ सकता, तो वह जाने का फैसला करता है। कैडन उसे फिर से अपनी बात दोहराने को कहता है। आंद्रे उसे बताता है कि कडेन को लड़ाई से मजा मिला और उसकी बात समझ ली, तो अब बस करना चाहिए। सभी प्रोफेसर सोच रहे थे कि कैडन हारेगा, पर आंद्रे के पीछे हटने पर हैरान थे और सोच रहे थे क्या हो रहा है। कैडन पूछता है क्या उसने अपनी बात समझ ली और फिर से बड़ी मात्रा में फ्लैश के साथ हमला करता है। श्री कार्टिन कहते हैं कि कैडन कभी गंभीर नहीं हो सकता क्योंकि वह लगातार आंद्रे पर हमला कर रहा है। कैडन पूछता है क्या वह सुनिश्चित है, क्योंकि उसने साफ कहा था कि वह लड़ना चाहता है। सभी प्रोफेसर हैरान हैं, वे नहीं समझ पा रहे कि कैडन क्या कर रहा है और सोचते हैं कि वह पागल हो गया है, वरना वह दुनिया के टॉप 10 को लड़ाई से पीछे हटने के लिए नहीं उकसाता। आंद्रे पूछता है क्या वह ऐसा व्यक्ति है जिससे कोई बात नहीं कर सकता। फ्रेम सदस्य बुरी तरह घायल है और टूटी बांह पकड़े सोचता है कि कैडन पागल है। आंद्रे पूछता है क्या वह लड़ाई को अंत तक ले जाना चाहता है, क्योंकि ऐसा ही लगता है। वह कहता है कि अब वह अकेला नहीं जो स्वतंत्र नहीं है और चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई हैं, लेकिन वह कहता है कि उसका प्रस्ताव अभी भी मान्य है और कैडन को इस पर विचार करना चाहिए। कैडन कहता है कि उसकी शर्तें वही हैं और वह फ्रेम्स के सभी टॉप 10 से लड़ना चाहता है, और इसके साथ आंद्रे वहां से उड़ जाता है। जैसे ही सभी छात्र देख रहे हैं, श्री कैदान उनकी ओर मुड़ते हैं। वे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वर्ल्ड अवेकनेड एकेडमी के छात्र कहते हैं देखो श्री कैदान को, वो अभी टॉप 10 से लड़कर भी अडिग खड़े हैं। जीवू सेओ उनका शिष्य है,
इसलिए वो इतने मजबूत हैं। कैदान घायल जीवू से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? जीवू कहता है, ठीक हूं, पर कार्टिन बताता है उसकी छाती की हड्डियां टूटी हैं। वो कहता है, अगर फ्रेम्स ने थोड़ा और दबाया होता तो उसके अंग फट जाते, दिल भी। उसे तुरंत इलाज चाहिए। अचानक गैरेथ आकर कैदान को धन्यवाद देना चाहता है। वह 1 मिनट बात करना चाहता है। कैदान कहते हैं वो बाद में बात करेंगे। वह जीवू को अपनी बाहों में उठाकर आगे बढ़ जाता है। गैरेथ को याद आता है कि टॉप 10 ने कैदान से लड़ने से मना किया था, पर ज्यादातर लोगों ने इसे अफवाह माना। वह भी उन्हीं में से एक था। हालांकि वह जानता था कि कैदान शक्तिशाली है, पर टॉप 10 का डरना अलग बात थी। गैरेथ हैरान है कि कैदान के ब्रेक के बारे में सुनी सारी बातें सच निकलीं। वर्ल्ड अवेकनेड एकेडमी के प्रोफेसरों ने घायलों को उपचार केंद्र भेजने का आदेश दिया। ड्यूक अभी भी सदमे में है कि जीवू सेओ कैदान का शिष्य है। जैसे ही कार्टिन जीवू का इलाज करता है, कैदान उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसने बहुत अच्छा किया। कार्टिन सोचता है कि कैदान उसे ये बताने वाला कौन होता है कि उसने अच्छा काम किया। कार्टिन सोचता है कि वो जीवू से स्वाभाविक व्यवहार कर रहा है, पर यह उसे परेशान करता है। वह मानता है कि जीवू पर तरस खाकर उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि पिकाचू जैसे गुरु का अनुसरण करना दयनीय है। उसे एहसास होता है कि अगर वह न होता तो जीवू कब का मर चुका होता। कार्टिन हंसता है, तब कैदान उसे देखता है। कार्टिन पूछता है, क्या वह ठीक है, क्योंकि इतनी शक्ति खर्च करने के बाद उसकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। वह कैदान से पूछता है कि जब वह जानता था कि उसका शरीर टॉप 10 से लड़ने लायक नहीं है तो उसने आंद्रे पर हमला क्यों किया। श्री कैदान बेहोश जीवू के पास बैठकर कहता है कि वह दुनिया को संदेश देना चाहता है कि उससे या जीवू से पंगा लेने पर क्या होगा। कैदान की बात सुनकर श्री कार्टिन ने निष्कर्ष निकाला कि वे दोनों लूनी ट्यून्स हैं और उनकी सराहना करते हैं क्योंकि उन्होंने इस बार सही काम किया है। के रूप में श्री कैदान बिल्ली के रूप में अपने बल को नियंत्रित करता है। उसे पता चलता है कि उसने इसे अधिक कर दिया है। अचानक जीवू उठता है और कैदान को बुलाता है। श्री कैदान उससे पूछता है कि वह अभी कैसा महसूस कर रहा है। वह उसे बताता है कि वह अभी भी भारी महसूस कर रहा है, लेकिन इसके अलावा उसे लगता है कि वह ठीक हो गया है। श्री कैदान उसे कुछ और आराम करने का निर्देश देता है। जीवू ने बताया कैदान कि वह ज्यादा से ज्यादा बचाना चाहता था। उसने सोचा कि वह दूसरों का ध्यान आकर्षित करके हमलावर के रडार से दूर कर सकता है ताकि वह कम न रह सके। श्री कैदान उसे बताता है कि उसे अपनी बात समझ में आ गई है। जीवू उससे पूछता है कि क्या वह उससे नाराज नहीं होगा या उसे कदम रखने के लिए डांटेगा। अंत में न केवल उसने खुद को खतरे में डाल दिया, बल्कि उसकी वजह से कैदान ने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। श्री कैदान उससे पूछता है कि वह उसे क्यों डांटेगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है जिसके बारे में वह जीवू को डांटेगा। वह उसे बताता है कि लड़ाई संक्षिप्त थी। वह दुनिया के शीर्ष 10 के साथ लड़ने का मौका पाकर खुश था। श्री कैदान जीवू को बताते हैं कि वह हमेशा अकेला रहा, इसलिए उसे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। लेकिन जीवू को ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं। अगर उसे लगे कि कुछ सही है तो वह करे। आखिर उसके पास वह है। श्री कैदान मुस्कुराते हुए बॉक्स में बैठते हैं और पूछते हैं, क्या जीवू भाग्यशाली नहीं कि उसे श्री कैदान जैसा गुरु मिला। यह कहकर वे हंस पड़ते हैं। जब श्री कैदान गैरेथ लुटोरिन के सामने बैठे हैं, जो उनका बार बार शुक्रिया अदा कर रहा है, श्री कैदान उसे रोकते हुए कहते हैं कि उन्होंने उन्हें बचाने के लिए मदद नहीं की। फिर भी गैरेथ धन्यवाद देता है क्योंकि उनकी वजह से कई छात्र बच गए। वह कहता है कि उनके बिना पूरी अकादमी तबाह हो जाती और कई संगठनों को भारी नुकसान होता। श्री कैदान गैरेथ से कहते हैं कि चिंता न करे, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गैरेथ सोचता है कि क्या यह वही कैदान है जिसे वह जानता था। उसे कभी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने और बात करने का मौका नहीं मिला। फिर भी दूर से देखा, कैदान हमेशा किसी भी पल फटने की कगार पर लगता था, क्योंकि वह लड़ने के मौके के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह लड़ाई से जुनूनी है क्योंकि यह जागृतों में कैदान की छवि और प्रतिष्ठा है। उसे लगता है कि कल का कैदान और आज का कैदान अलग है। श्री कैदान पूछते हैं कि गैरेथ इस अजीब बॉक्स में क्यों फंसा है, जबकि वह आंद्रे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। गैरेथ श्री कैदान को बताता है कि वह संयोग से अपना फीनिक्स घर पर भूल गया, इसलिए बाधा में फंस गया। जब श्री कैदान यह सुनते हैं तो पूछते हैं, क्या वह सच कह रहा है, क्योंकि यह असुविधाजनक है। गैरेथ कहता है कि उसे पता नहीं था कि जीवू सेओ उसका शिष्य होगा। कल पहली बार सुना कि कैदान का शिष्य है। कैदान कहता है कि यह अचानक हुआ, उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। गैरेथ श्री कैदान ने कहा कि उनकी अकादमी जीवू की देखभाल करेगी, क्योंकि वह न केवल उनका उद्धारक है बल्कि प्रशिक्षु भी, और वह खुद भी उसकी देखभाल करेंगे।
कैदान उसे कुछ न करने या सोचने को कहता है और भूल जाने को कहता है। गैरेथ कैदान से कहता है कि यह ऐसी बात है जिसे इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। कई संगठन उन्हें बहुत कुछ देते हैं, यह सोचना मुश्किल है कि वे क्या मुआवजा देंगे, शायद उसे नहीं, लेकिन जीवू के मामले में वे बहुत मददगार होंगे। वह हैरान है कि कैदान प्रस्ताव को ठुकराना चाहता है। श्री कैदान कहता है कि वह इन चीजों की परवाह नहीं करता और उसका प्रशिक्षु भी सांसारिक चीजों की चिंता नहीं करेगा। वह खड़ा होकर गैरेथ को इस बारे में ज्यादा न सोचने और जाने को कहता है। अस्पताल में जीवू आता है और सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वह इतनी जल्दी ठीक हो गया है। जिसुक उसे बताता है कि मिस्टर कार्टिन कुछ खास हैं क्योंकि जीवू उनसे भी बुरी हालत में था पर जल्द ठीक हो गया। जीवू उनसे माफी मांगता है कि सिर्फ वही मिस्टर कार्टिन का इलाज पा रहा है। सुबिन उसे डांटती है और कहती है कि सोचो क्या बोल रहे हो, तुम कल मरे थे। मिस्टर कार्टिन जैसे हीलर का सबका इलाज करना असंभव है जब तक वे एक ही समूह के न हों या मिशन पर न हों। सुबिन कहती है कि उसे नहीं पता था कि मिस्टर कार्टिन एक ही व्यक्ति का कई बार इलाज करते हैं, तो वे खुशकिस्मत हैं कि वह व्यक्ति जीवू है। इसके अलावा जीवू माफी मांगता है क्योंकि सब इतने घायल हुए कि अगर वह चुप रहता तो वे ना आते। वह दुखी है क्योंकि उसने ऐसी चीज पर नजर डाली जो उसके बस की नहीं थी। जिसुक पूछता है कि क्या वह ऐसा ही कहता रहेगा या अगर वह चुप हो जाएगा तो वह क्या करेगा। वह जीवू को बताता है कि लड़ाई उसकी पसंद थी और चोटें उसके फैसले का नतीजा है। जीवू का इससे कोई लेना देना नहीं है। वह जीवू से कहता है चुप रहो और खुद को दोष देना बंद करो। जिसुक गुस्से में कमरे से बाहर निकलता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। सुबिन कहती है कल का दिन यादगार था, हम सब एक दूसरे के लिए डटे रहे, मिलकर लड़े और बिना सोचे समझे एक दूसरे पर भरोसा किया। ये सब अनोखा था। वो इन भी सुबिन से सहमत होता है। सुबिन कहती है जीवू तुम्हारी बात समझ नहीं आई, शायद इसीलिए जिसुक ने ऐसा किया। जीवू जिसुक के पीछे जाता है जबकि जिसुक सोचता है कि क्या उसने ज्यादती कर दी। अचानक जीवू पीछे से आकर जिसुक को पुकारता है। वह सिर खुजलाते हुए जिसुक से माफी मांगता है। जिसुक पूछता है कि वह किस बात के लिए माफी मांग रहा है। जीवू कहता है कि उसे उसकी भावनाओं का ख्याल न रखने का अफसोस है। वह कहता है कि उसकी जगह होता तो हर मुश्किल में साथ खड़ा होता और बिना सोचे लड़ता। जिसुक हंसते हुए कहता है कि उसने ऐसा करने को नहीं कहा था, वह भी नहीं जानता था किससे लड़ेगा। अचानक कुछ जागृत अकादमी छात्र जीवू को खोजते हुए वहां आ जाते हैं। वे सब उसे पुकारते हैं। जैसे ही जिसुक मुड़ता है, जीवू सेओ उन्हें देखकर और जो हुआ उसके बारे में सोचकर थोड़ा घबरा जाता है। उनमें से एक ने जीवू को धन्यवाद दिया। वह बताता है कि वे उसे यह कहने आए कि फ्रेम उस पर हमला करने वाला था। उस वक्त उसने उन्हें भटकाया जिससे वह हमले से बच गया, इसलिए धन्यवाद दिया। बाकी सभी ने भी कहा कि उनके लिए भी यही बात थी। उसने दर्शकों में बैठे ज्यादातर लोगों और इलाज कर रहे बच्चों को बचाया। सभी ने जीवू को धन्यवाद दिया। यह सुनकर जीवू को लगा कि उसके कार्य सार्थक रहे। टॉप 10 भी वहां आए और कहा कि उसकी और श्री कैदान की वजह से वे बच गए। कैदान वे वहां से जीवित बाहर निकल सके। वे जीवू को बताते हैं कि प्रोफेसरों के साथ भी वे दुनिया के टॉप 10 को नहीं हरा सकते थे। उन्होंने जीवू को धन्यवाद दिया और हाथ मिलाया। जब सभी व्हीलचेयर पर बैठे सुचान को घेरते हैं, वो इन खलनायक सुचान को भूल जाता है। जी सुक सुचान से पूछता है कि क्या वह अभी भी जिंदा है। सुबिन बताती है कि उसने सुना है कि श्री कार्टिन ने सुचान को अस्पताल से उठाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखा है। जी सुख मजाक में कहता है कि शायद खलनायक की विदाई का वक्त आ गया है। वह सोचता है कि वह कोई मुख्य खलनायक होगा। सुबिन जी सुख को सच बोलने को कहती है क्योंकि उसे सुचान याद ही नहीं आया था। जी सुख कहता है कि वह बहुत शर्मिंदा है क्योंकि वह पूरी तरह भूल गया था, जबकि बाकी सब चुपचाप देख रहे थे। गैंग सेयोक सुचान से कमरे में रहने के बारे में पूछता है और वह बताता है कि सारे कमरे भरे होने के कारण उसके पास कोई और चारा नहीं है। जीवू जी सुख और सुबिन को हंसते देख उसे याद आता है कि वह मौत के बिस्तर पर घायल पड़ा था और सोच रहा था कि यह शोर कैसा है, जैसे कोई अभी अभी लड़ रहा था। उसने सोचा कि उस वक्त क्या हो रहा था, क्या अकादमी पर हमला हुआ था या कुछ और। अचानक श्री कार्टिन वहां प्रकट होते हैं क्योंकि उन्हें वहां कुछ परिचित जीवन संकेत महसूस होते हैं। जब उसने सुचान को देखा तो उसे याद आया कि वह कुछ समय पहले जीवू जैसा ही बच्चा था। सुचान जब उसने श्री कार्डेन को देखा तो सोचा कि वह यहां क्या कर रहा था, क्या वही अकादमी की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार था। श्री कार्टिन ने कहा कि वह आलसी महसूस कर रहे हैं, पर अगर सुचान को अकेला छोड़ा तो वह बह जाएगा। उसे लगता है कि अगर सुचान को कुछ हो गया
तो जी वू चिंता से बीमार पड़ जाएगा। इसलिए वह सुचान को सुरक्षित जगह ले जाने का फैसला करता है और सोचता है कि जीवू कितना परेशानी खड़ा करने वाला है। उसने सुचान को खींचा। गैंग सेयोक उसे बता रहा है कि कडेन के दुनिया के टॉप 10 के साथ लड़ने के कारण पूरा अखाड़ा तबाह हो गया है। लेकिन सुचान तुरंत गुस्से से जीवू को घूरता है, क्योंकि वह सोचता है कि क्या वह जीवू की वजह से बचा है। वह सोचता है कि यह उसकी वजह से क्यों है। जी सुक सुचान को देखकर सबसे कहता है कि सुचान की आंखें देखो, वे सच में एक खलनायक की आंखें हैं। वह कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि ये आंखें फ्रेम की हैं या असली सुचान की। अचानक मिस्टर इन हाइक दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वह और मिस्टर पार्क अंदर आते हैं और सबसे पूछते हैं कि क्या वे ठीक हैं और उनकी हालत कैसी है। सुबिन उन्हें बताता है कि वे सब काफी बेहतर हैं। मिस्टर पार्क उन्हें बताते हैं कि वे ठीक होते ही अपने देश लौटने का फैसला कर चुके हैं। जी वो उन्हें बताता है कि यह उनके शेड्यूल से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री इन हाइक कहते हैं कि यह बहुत जल्दी है। वे 2 महीने और रुकने वाले थे, पर हाल की घटना के कारण विश्व जागृत अकादमी कुछ समय के लिए बंद हो रही है। सुबिन पूछता है कि क्या अन्य छात्र भी जा रहे हैं। श्री इन हाइक हाँ कहते हैं और बताते हैं कि सभी छात्र अपने संगठनों में लौट रहे हैं। श्री सुमिन कहते हैं कि जब एक शीर्ष नेता ने अकादमी पर हमला किया तो उन्हें लगा कि यहाँ की सुरक्षा खतरे में है, इसलिए वे अकादमी को अस्थायी रूप से बंद कर सुरक्षा योजना बनाएंगे। श्री इन हाइक सुझाव देते हैं कि वे इन बातों को छोड़कर अपनी रिकवरी पर ध्यान दें। दूसरी ओर जब ड्यूक और केन टहल रहे थे, केन ने ड्यूक से कहा कि वह अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा कि जी वो कडेन ब्रेक का शिष्य है। उसे पता था कि कडेन हर किसी से दूर रहता था, शिष्य तो दूर की बात है। केन ने बताया कि अब उसे समझ आया कि जी वो इतना मजबूत क्यों है। फ्रेम्स के खिलाफ उसकी लड़ाई देखकर उसे लगता है कि उनकी अकादमी के टॉप 10 भी उसे नहीं हरा सकते। ये शायद इसलिए क्योंकि कडेन ने उसे अपनी बल नियंत्रण तकनीक सिखाई है। आगे बढ़ते हुए केन को जमीन पर खून का धब्बा दिखा। वह उसकी ओर बढ़ा, सोचते हुए कि स्टाफ ने अभी तक फ्रेम के हमले के निशान साफ नहीं किए हैं। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने प्रोफेसर एंड्रिया को देखा और सोचा कि क्या वह जीवित है। उसने ड्यूक से मदद मांगी। केन ने पूछा कि एक गद्दार उनसे मदद कैसे मांग सकती है। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने ड्यूक से मदद मांगी थी। तुरंत ड्यूक उसे धोखा देता है और केन पूछता है क्या वह भी गद्दार है। केन लुटोरेन जमीन पर गिर जाता है। ड्यूक प्रोफेसर एंड्रिया से पूछता है वह यहाँ क्या कर रही है। वह कहती है जैसा दिख रहा है वह मजबूर है ऐसा करने को। ड्यूक समझता है कि प्रोफेसर ने जानबूझकर उसका नाम पहले लिया। वह उसे मार सकता था अपना राज छिपाने के लिए। केन बुरी तरह घायल है, उसके शरीर से खून बह रहा है। प्रोफेसर पूछती है क्यों नहीं मारा एक ही वार में। ड्यूक कहता पकड़ा जाता। केन पूछता है ड्यूक से कि वह सबको कैसे धोखा दे सकता है। ड्यूक केन का गला पकड़कर दबाता है। दबाते हुए वह कहता है कि हालात हर एक के लिए सही हैं। वह अपनी शक्ति से हमला करता और माफी मांगता है। वह उसे तुरंत मारना चाहता है, पर दर्शक नहीं खींच सकता। हमला करते समय अचानक जीवू आकर उसे देखता है। वह ड्यूक को पुकारता है, जो मुड़कर जीवू को देखता है। प्रोफेसर एंड्रिया भी जीवू को देखकर चौंक जाते हैं। ड्यूक सोचता है कि जीवू का आना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वह भाग नहीं पाएगा। जीवू पूछता है कि क्या हो रहा है और कैन क्यों घायल है। ड्यूक सोचता है जीवू समझा नहीं तो झूठ बोलता है कि प्रोफेसर ने हमला किया। जीवू कहता है कि वह प्रोफेसर को जानता है। उसी समय प्रोफेसर ड्यूक से उसकी योजना के बारे में पूछता है। ड्यूक जीवू को कैन को दूर ले जाने को कहता है, जबकि वह प्रोफेसर से निपटेगा। प्रोफेसर सोचता है कि वह इस सब से क्या हासिल करना चाहता है। जीवू के पास आने पर ड्यूक सोचता है कि वह दोनों को एक साथ खत्म कर देगा। जीवू कैन को पकड़कर पूछता है क्या तुम ठीक हो। कैन जीवू को भागने के लिए कहता है। तभी ड्यूक जीवू पर हमला करता है, पर वह अपनी गति से कैन को लेकर बच निकलता है। ड्यूक हैरान होकर पूछता है कि जीवू ने इतनी तेजी से कैसे प्रतिक्रिया दी। जीवू कहता है कि उसने कभी ड्यूक पर भरोसा नहीं किया था, वह सिर्फ कैन को बचाने का नाटक कर रहा था। जीवू कैन से कहता है थोड़ा और सहन करो, मैं तुम्हें जल्द ही इलाज के लिए ले जाऊंगा। ड्यूक सोचता है कि शायद वह जीवू को पकड़ सकता है, क्योंकि वह कैन को लेकर तेज नहीं भाग पाएगा। लेकिन फिर भी अगर वो पकड़ लेता है तो पकड़ना खेल का अंत नहीं होगा। कैन जी वू से कहता है कि वो चिंता न करे, वो संभाल लेगा। फिर भी वो कहता है कि उन्हें भागने नहीं देना है, क्योंकि अकादमी में कई लोगों की बलि दी गई है। कई गार्ड मारे गए हैं उन गद्दारों की वजह से, इसलिए उन्हें यूं ही जाने नहीं दे सकते। ड्यूक सोचता है क्या जीवू कैन की बातों पर भागने के बजाय लड़ने को तैयार है। जीवू कैन को एक कोने में बिठाता है और कहता है वापस आने तक इंतजार करे। वो कहता है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी। ड्यूक सोचता है जीवू ने भागने का मौका गंवा दिया है। वो कहता है कि कैडेन का शिष्य होने से जीवू को आत्मविश्वास मिला होगा।
वो उसे बताता है कि वो दूसरों को मजाक समझता होगा, पर वो अकेला नहीं जिसने बेस्ट से सीखा है। ड्यूक कहता है कि उसकी भी प्रतिभा पहचानी गई और सर श्नाडर ने उसे सिखाया, जो टॉप 10 में है, फ्रेम्स में शामिल होने के बदले। जी वू हैरान है कि ड्यूक को टॉप 10 में से एक ने ट्रेन किया है। ड्यूक कहता है अब वो दिखाएगा कि उसने सर श्नाडर से क्या सीखा है। वो जी वू पर हमला करता है, जो चालाकी से बच जाता है। अपनी ताकत दिखाने के लिए वो कैन की दीवार पर वार करता है और कहता है कि उसके रास्ते की हर चीज कट जाती है। तुरंत जी वू अपनी स्पीड पावर का इस्तेमाल करके ड्यूक पर हमला करता है। वो पूरी ताकत से उस पर वार करता है। ड्यूक उसकी गति और हमलों से हैरान है, सोचता है कि ये साधारण हमले नहीं हो सकते, सिवाय अंतिम कौशल के जो वह अंत में इस्तेमाल करता है। वह जीवू पर हमला करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जीवू ने उस पर हमला कर दिया। उसी समय उसे एहसास होता है कि यह स्पैरिंग मैच नहीं है, क्योंकि वह समय बिताने या सीखने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के लिए लड़ रहा है। वह ड्यूक पर अपनी पूरी ताकत और शक्ति से हमला करता है। ड्यूक इतनी जोर से गिरता है कि जीवू फिर से उस पर हमला करता है। जीवू का हमला उसे बहुत जोर से लगता है, जिससे उसके पूरे शरीर पर गंभीर चोटें आती हैं। घायल ड्यूक विश्वास नहीं कर पाता कि वह उससे हार गया है। प्रोफेसर भी हैरान है कि जीवू ने सर श्नाडर की शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले ड्यूक को हरा दिया। वह समझती है कि अब हैरान होने का वक्त नहीं, बल्कि जीवू को तब हराना चाहिए जब वह असावधान है। जैसे ही वह जीवू पर हमला करने वाली थी, मिस्टर कार्टिन अचानक वहां आते हैं और उसका हाथ रोक देते हैं, पूछते हुए कि यहाँ क्या हो रहा है। कार्टिन प्रोफेसर को पीछे खींच लेता है। प्रोफेसर पूछती है कि वह जीवू की मदद क्यों कर रहा है और क्या वह मिस्टर कैडिन से नाराज है। उसके शिष्य को अनुमति देने का क्या कारण है। वह मदद करते समय सहायता शब्द सुनकर चकित होता है। वह कहता है कि उसके मरीज हैं और जीवू घायल होने पर परेशानी बनता है। प्रोफेसर सोचता है कि यह कैसी बकवास है। वह सोचती है कि ऐसे नहीं मर सकती, इसलिए मिस्टर कार्टिन पर हमला करके अपनी जान बचाने भागती है। अचानक वह अपने पैरों पर एक काला दलदल देखती है। जैसे ही वह दलदल में कदम रखती है, कार्टिन कहता है कि उसे परेशानी पसंद नहीं। वह काले दलदल में खो जाती है। कार्टिन पूछता है क्या जी वो फिर लड़ रहा है ताकि उसे परेशान करे। वह उसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है। कैन कहता है कि वह ड्यूक को नहीं देख सकता। जी वो पीछे मुड़कर देखता है, पर वहां कोई ड्यूक नहीं है। कार्टिन बताता है कि ड्यूक कुछ देर पहले ही भाग गया था। जी वो पूछता है क्यों नहीं रोका। कार्टिन कारण पूछता है। कैन असहज होता है। जीवू कैन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। कैन कहता है ठीक हूं। जीवू उसे इलाज केंद्र ले जाता है। कुछ देर बाद जीवू मिस्टर कैडन को बताता है कि ड्यूक भी गद्दार है। वह चौंक जाता है। ड्यूक कैन को मारने की कोशिश करता है ताकि वह बता न सके। श्री कैडन हैरान नहीं, कहते हैं धोखा आम बात है। जीवू बताता है कि वे करीबी थे। श्री कैडन कहते हैं समूह या परिवार को धोखा देना आम है। जीवू पूछता है ऐसा कैसे असामान्य हो सकता है। कैडन कहते हैं यह सच्चाई है, खासकर जब सत्ता शामिल हो। वह कहते हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था कि ये बच्चे अजीब हैं। श्री कार्टिन श्री को सूचित करता है। कैडन कहता है कि ड्यूक श्नॉजर के कौशल का इस्तेमाल कर रहा था। जीवू बताता है कि उसने ड्यूक से कहा था कि उसे टॉप 10 ने सिखाया है। कैडन सोचता है कि श्नॉटर के पास शिष्य है, क्या उसने दूसरा लिया है। श्री कैडन जीवू से पूछता है कि लड़ाई कैसी थी। जीवू कहता है कि यह पहले से आसान लगी। श्री कैडन पूछता है क्या टॉप 10 की शक्ति के बाद भी लड़ाई सरल थी। वह बताता है कि ड्यूक ने टॉप 10 की शक्ति ली, पर कुछ अजीब था। लगा कि ड्यूक शक्तियों को बेहतर संभाल सकता था। श्री कैडन उससे पूछता है कि वह इस बारे में क्या सोचता है। जीवू का मानना है कि ड्यूक ने जल्दी में शक्ति का इस्तेमाल किया। वह अकादमी में लंबे समय तक प्रशिक्षित था, इसलिए उसने कौशल सीखा। उस शक्ति का उपयोग करना उसके लिए नया और जल्दबाजी थी। कैडन खुश होता है क्योंकि जीवू सही बात कह रहा है। वह उसे समझाता है, जैसा उसने हमेशा कहा, कि समान ऊर्जा के साथ भी व्यक्ति का उपयोग लड़ाई के नतीजे बदल देता है। ड्यूक के मामले में वह खुद को असफल कर रहा था जब उसने पुराने की जगह नए कौशल का इस्तेमाल किया, जिसमें वह माहिर था। वह जीवू को ऐसी गलती कभी न करने की हिदायत देता है, जिस पर जीवू आश्वासन देता है कि वह ऐसी भयानक गलती कभी नहीं करेगा। अचानक वह श्री कार्टिन को धन्यवाद देता है उनकी मदद करने के लिए। श्री कार्टिन हैरान होकर कहते हैं कि उन्होंने मदद नहीं की, बस अपनी परेशानी बचाई, और पूछा कि क्या उसने समझा। जीवू ने सहमति जताई क्योंकि उसने बात समझ ली। वह फिर कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चोटें उसे परेशान करतीं। यह किसी तरह की मदद नहीं थी। दूसरी ओर ड्यूक बुरी तरह घायल है और वह अपने गुरु से मिलने जाता है। जब वह सोचता है कि यह सब जीवू की वजह से हुआ,
और उसे कोसता है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह पूछता है कि वह यहां क्यों आया। उसने आह भरी और कहा कि वह था उसका वरिष्ठ शिष्य। रॉयस्ट उसके पास जाकर पूछता है कि उसका वरिष्ठ शिष्य कौन है। वह कहता है, गुरु ने कुछ सिखाया तो क्या तुम अपने को शिष्य समझने लगे। वह कहता है कि यह अच्छा है, उसने तुम्हें दिलचस्पी भी दिलाई। वह पूछता है, क्या सच में केडेन का शिष्य उसकी अकादमी आ रहा है। सब जानते हैं कि ड्यूक गद्दार था और कैन उसके हाथों मरते मरते बचा। आर्थर कहता है, ड्यूक के विश्वासघात ने अकादमी में हलचल मचा दी। सुबन कहती है कि उसे पहले से लगा था कि वह आदमी गड़बड़ है। जिसुक आर्थर से पूछता है, क्या उसे पता नहीं था कि वह गद्दार है। आर्थर ने उसे कभी गद्दार नहीं माना, सपने में भी नहीं। वह दीवार पर सिर टिकाकर कहता है कि उसके धोखे ने उसे हिला दिया। न सिर्फ वो, बल्कि टॉप 10 में सभी ऐसा ही महसूस करते हैं। ड्यूक टॉप 10 में था और वो अकादमी और ग्रांट परिवार का अहम हिस्सा था और रहेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि वो इस तरह धोखा देगा। गैंग सेओक पूछता है कि क्या ग्रैन परिवार भी आरोपी होगा, क्योंकि अब ड्यूक उनका हिस्सा है। आर्थर बताता है कि ग्रैन इस बात से इनकार कर रहे हैं। वे भी सबकी तरह हैरान हैं। उम्मीद है जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। खत्म हो गया है। गंग सेओक ने शंका जताई कि अकादमी कब फिर से खुलेगी, यह कहना मुश्किल है। आर्थर उससे सहमत है, क्योंकि सबका विश्वास इतना टूट गया है कि संगठन अब अकादमी पर अपनी भावी प्रतिभाओं को सौंपने में असमर्थ महसूस करते हैं। वापस जाने पर उसे भी छुपकर रहना होगा। वह अपने परिवार के पास है क्योंकि वे चिंतित हैं और डरते हैं कि वह ड्यूक की तरह फ्रेम्स का साथ दे सकता है। जी वू उसे बताता है कि उसने ड्यूक का साथ नहीं दिया। आर्थर मानता है, पर कई लोग शक करते हैं। उसे याद आया जब वह नहा रहा था अपने बाथटब में। एक आदमी अंदर आया और बताया कि मालिक उसे जल्द लौटने को कह रहे हैं। उसने कहा कि वह जानता है। आदमी ने बताया कि मालिक चाहते हैं कि वह तुरंत घर लौट आए। उसने चिल्लाकर इसका कारण पूछा। आदमी उसे फोन देकर कहता है कि मालिक उसे समझाएगा। आर्थर टब से निकलकर कॉल उठाता है और पूछता है क्या हो रहा है। उसे बताया गया कि वह तुरंत लौट आए। उसने कहा, जैसा सुना, कल तक लौट आओ। आर्थर ने पूछा, क्या बस लौटना ही काफी है। उसे बताया गया कि लौटने पर कई सवाल पूछे जाएंगे। वह हैरान होकर पूछता है, क्या परिवार को लगता है कि उसने धोखा दिया है। फोन पर कहा गया कि यह सिर्फ प्रक्रिया है, वफादार हो तो मान लो। आर्थर सोचता है कि परिवार उस पर विश्वास नहीं करता। जी वो पूछती है, क्या वह ठीक है। आर्थर कहता है, हाँ, यह घटना हमारे लिए बुरी नहीं होगी। वे सब पूछते हैं उसका क्या मतलब है। वह बताते हैं कि विश्व जागृत संघ कोरियाई जागृतों को उनकी असली शक्तियां छिपाने के लिए प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहा था, पर अब उनके मन में एक ड्यूक है और वे उनसे चिंतित नहीं होंगे। साथ ही फ्रेम से उनके संबंध का संदेह मिट गया, क्योंकि सभी ने विश्व जागृत अकादमी के छात्रों को बचाने के लिए उनका विरोध किया। आर्थर उन्हें शुभकामनाएं देता है और कहता है कि अब वह अपने परिवार के पास लौटेगा। जी वो पूछता है कि क्या वह अभी जा रहा है। वह कहता है कि यहां उसका काम खत्म हो गया है और वह घर लौटेगा। वह उन्हें अलविदा कहकर चला जाता है। लौटते हुए वह सोचता है कि मजेदार है कि उसका परिवार भी उस पर पूरा भरोसा नहीं करता, पर जी वो करता है। वह सोचता है कि क्या जी वो मासूम है या कुछ और। अचानक जी वो डायरी और पेन लेकर उसके पीछे दौड़ता हुआ आता है। जी वो संपर्क में रहने के लिए उसका नंबर मांगता है। वह उसे पेन और डायरी देता है, क्योंकि फोन अकादमी में नहीं ला सकता। आर्थर डायरी में अपना नंबर लिखता है। जी वो रात में अपनी शक्ति नियंत्रित करता है। तब श्री केडेन पास बैठकर उसे ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं। वे कहते हैं, हाल की लड़ाई की कल्पना कर शक्ति और नियंत्रण बढ़ाओ। श्री केडेन कहते हैं, तुम पहले से ज्यादा मजबूत हुए हो, यह निश्चित है, पर यह काफी नहीं। फ्रेम्स से दुश्मनी और मेरा शिष्य होने से खतरा बढ़ा है, इसलिए अब और भी कड़ी मेहनत करो, जैसे कल न हो। श्री कार्टिन सोचते हैं, क्या वे और अधिक प्रशिक्षण की मांग कर रहे हैं। रॉयस्ट छत पर ड्यूक से पूछता है, क्या यही अकादमी है। ड्यूक हाँ कहता है। ड्यूक पूछता है, तुम यहां क्यों आए हो। रॉयस्ट बताता है कि सर आंद्रे ने केडेन के शिष्य के बारे में कहा, तो वह चुप नहीं बैठ सका। वह केडेन के शिष्य को देखना चाहता था, क्योंकि जो केडेन वह जानता था वह किसी को अपने पंख तले नहीं लेता, पर अब उसका एक शिष्य है। ड्यूक सोचता है कि क्या रॉयस्ट जी वो को देखने आया है। रॉयस्ट हवा में उड़ता है और कहता है कि पहले उसे अभिवादन करना चाहिए। वह चारों ओर अपनी ऊर्जा फैलाता है। जी वो आवाज सुनकर खिड़की खोलता है और बाहर देखता है। श्री केडेन ने महसूस किया कि यह श्नॉजर की शक्ति है। ड्यूक जानता है कि रॉयस्ट अकेला है और उसने बस जगह पर हमला किया है। वह सोचता है कि क्या रॉयस्ट ठीक से सोच रहा है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा कि रॉयस्ट क्या करना चाहता है। गैरेथ और वर्ल्ड अवेकनेड एकेडमी के सभी प्रोफेसर देखने आते हैं कि कौन हमला कर रहा है। उन्हें पता चलता है कि यह रॉयस्ट है, श्नॉजर का शिष्य। गैरेथ कहता है कि वह नहीं जानता कि रॉयस्ट क्या कर रहा है। कुछ दिन पहले हमला विफल रहा और अब फिर से बेकार हमला कर रहा है।
रॉयस कहता है, गलतफहमी है, फ्रेम का हमला मेरा नहीं था। वह बताता है कि यह उसका या उसके गुरु का प्लान नहीं था। वह कहता है, सभी फ्रेम के मकसद से सहमत नहीं है। ड्यूक समझता है रॉयस ताकतवर है, पर प्रिंसिपल से कम। शिष्य होने से वह गर्व से सिर ऊंचा रख सकता है। वह कहता है, टॉप 10 दुनिया के शासक हैं, उनका शिष्य बनना शक्तिशाली है। उसे लगता है कि उसे प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार किए जाने में कोई संदेह नहीं है। वह प्रशिक्षु बनने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। रॉयस उन्हें बताता है कि उसने उनकी उपस्थिति बुलाने की शक्ति जारी कर दी है। अंततः सभी इमारतें सामान्य हो जाएंगी। श्रेय उनकी सुरक्षा प्रणाली के स्थानिक अलगाव को जाता है। गैरेथ उससे सबको बुलाने का कारण पूछता है। वह बताता है कि सर कडेन यहाँ हैं, इसलिए वह सम्मान देने आया है। वह पीछे से आवाज सुनता है जो पूछती है कि वह ऐसा क्यों करना चाहता है। वह मुड़ता है और देखता है कि श्री कडेन पीछे खड़े हैं। वह कहता है, ये श्री कडेन हैं, बहुत समय हो गया। सर कडेन झुककर कहते हैं कि उनके गुरु ने भी शुभकामनाएं भेजी हैं। श्री कडेन कहते हैं कि वे शुभकामनाओं की परवाह नहीं करते और रॉयस से कहते हैं कि उन्हें बाहर आकर लड़ने को कहे। रॉयस उन्हें बताता है कि वह जानता है कि यह संभव नहीं है। रॉयस ईमानदारी से कहता है कि वह सम्मान देने आया था, पर प्रशिक्षु से भी मिलना चाहता था। श्री कडेन पूछते हैं, क्या प्रशिक्षु रुचि रखेगा? रॉयस कहता है, हाँ, क्योंकि वह आपका प्रशिक्षु है और लॉर्ड आंद्रे ने बताया कि उसमें विशेष प्रतिभा है। डक प्रभावित है कि टॉप 10 जीवों की बात कर रहा है और सोचता है कि वह कितना खास होगा। हर कोई हमेशा बात करता रहता है। वह सोचता है कि जीवू के पास कडेन का प्रशिक्षु होने के अलावा कुछ खास नहीं है। रॉयस श्री कडेन से कहता है कि वह अलग से मिलने की उम्मीद करता है। क्या उचित परिचय देना बेहतर नहीं होगा? उसकी उपस्थिति। वह रॉयस को अपने पीछे आने को कहता है और तेज गति से उड़ता है। कडेन उसे वहां ले जाता है जहां जीवू पहले से मौजूद है। वह कडेन का रॉयस से परिचय कराता है। उसे याद आया जब कैडेन ने रॉयस को शिष्य बनाने से मना कर दिया और कहा, भाग जाओ, मुझे किसी शिष्य की जरूरत नहीं है। रॉयस सोचता है कि दुनिया के टॉप 10 लॉर्ड श्नाडर ने भी उसकी प्रतिभा को सराहा, जबकि उन्होंने एक योग्य उम्मीदवार को ठुकरा दिया था। वह सोचता है कि क्या यह छोटा बच्चा वही है जिसे कैडेन ने अंत में चुना। वह जीवू को बताता है, मैं रॉयस हूं, लॉर्ड श्नाडर का शिष्य। जीवू सोचता है कि क्या श्नाडर वही हैं जो टॉप 10 में से एक हैं। जीवू कहता है, रॉयस, मेरा नाम जीवू है। रॉयस उसे बताता है कि वह उससे मिलने आया है। जीवू हैरान होता है, क्या तुम सच में मुझसे मिलने आए हो? रॉयस कहता है, हाँ, मैं तुमसे मिलने आया हूं क्योंकि तुम मिस्टर कैडेन के शिष्य हो और मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं। मिस्टर कैडेन कहते हैं, बस करो, यह काफी है। रॉयस पूछता है, मिस्टर कैडेन, क्या बात है? मेरे गुरु लॉर्ड श्नाडर मेरी शक्ति को मानते हैं। वह पूछता है, आपके जैसे व्यक्ति के शिष्य से लड़ने में क्या समस्या है? कडेन रॉयस को बताता है कि उसने हाल ही में जीवू को अपने संरक्षण में लिया है। वह रॉयस से पूछता है कि क्या वह जीवू जैसे नौसिखिए से मुकाबला करना चाहता है। रॉयस कहता है कि इसमें शर्म की बात नहीं, क्योंकि वह दुनिया के टॉप 10 जागृतों में से एक का शिष्य है, वही कडेन जो हर शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ता था। यह विडंबना है कि वह अपने शिष्यों के बीच खड़ा है, जबकि यह हमला नहीं बल्कि एक आधिकारिक मैच का अनुरोध है। वह जीवू से पूछता है कि क्या यह सही है और जीवू हाँ कहता है। रॉयस जीवू से पूछता है कि क्या वह हमेशा कडेन की आड़ में छिपा रहेगा। रॉयस कहता है कि कडेन दुनिया के शीर्ष 10 द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति हैं। वह जीवू से कहता है कि उसे शर्म आनी चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति का शिष्य होकर भी मुकाबले से मना कर रहा है। वह कहता है कि जीवू की हरकतें मिस्टर कडेन को शर्मिंदा कर रही हैं। श्री कडेन जीवू को सलाह देते हैं कि वह रॉयस की बातों पर ध्यान न दे, क्योंकि वह सिर्फ उसे उकसा रहा है। जीवू सोचता है कि रॉयस बहुत मजबूत है और उसकी लीग से बाहर है, क्योंकि वह दुनिया के टॉप 10 का शिष्य है, इसलिए वह जुरियन जितना ही मजबूत होना चाहिए। लेकिन कडेन का शिष्य होने के नाते अगर वह चुनौती ठुकराता है तो वह कडेन के नाम पर कलंक लगाएगा, जैसा पहले कहा गया। अचानक एक तीव्र चमक के साथ कोई उसके सामने प्रकट होता है। जीवू उसे ऐसे घूरता है जैसे वह अमयोंग हो, जो रॉयस्ट से कहता है कि अगर वह लड़ना चाहता है तो उसे पहले उससे लड़ना होगा। रॉयस्ट पीछे अमयोंग को देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि वह वहां क्यों है। अमयोंग जवाब नहीं देता, कहता है कि उसे उसके काम से कोई मतलब नहीं और उसे वहां से चले जाने को कहता है। वह कहता है कि वह कडेन के शिष्य से लड़ने आया है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। वह मुस्कुराकर पूछता है, क्या अमयोंग खुद को कडेन का शिष्य मानता है? पर अमयोंग कहता है वह उनका अरणी है। वे उसे घूरते हैं और अमयोंग पूछता है, क्या रॉयस्ट अभी भी कडेन द्वारा ठुकराए जाने से कड़वा है? वह जानता है कैसे उसने कडेन से गुरु बनाने की भीख मांगी, पर श्नाइडर का शिष्य बनने से पहले ही ठुकरा दिया गया। जीवू हैरान है कि इस व्यक्ति ने कडेन का शिष्य बनना चाहा था, पर उन्होंने मना कर दिया। रॉयस्ट गुस्से में अमयोंग से पूछता है,
क्या मरना चाहते हो? अमायोंग कहता है, यह तो पहले भी सुना है। वह अपनी शक्ति जगाकर हमला करता है। दबाव इतना तेज है कि कडेन अपनी ऊर्जा से जीवू और खुद को बचाता है। रॉयस्ट अमायोंग पर हमला करता है, पर वह हवा में उड़कर बच जाता है। वह अपनी कला से छांद बनाता है, जबकि रॉयस्ट पीछे हटकर बचता है। वे लड़ने लगते हैं। जीवू कडेन से कहता है, उन्हें रोको, वे मेरी वजह से लड़ रहे हैं। कडेन कहता है, अमायोंग का अपना फैसला है, तुम भटको मत, ध्यान दो। कडेन कहता है, शक्तिशाली लोगों की लड़ाई देखकर बहुत कुछ सीख सकते हो, तुम्हारे स्तर पर भी कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। जीवू सोचता है, लड़ाई देखकर कैसे सीखें, जबकि कार्टिन भी उन्हें घूरता है। वे लड़ते रहते हैं। रॉयस्ट कहता है, तुम हार गए होगे, शुरू में ही ज्यादा से ज्यादा यूनिट लगा दो। वह अपनी सुध बुध खो बैठा, क्योंकि वह खुद को खतरे में डालकर लड़ रहा था, खासकर जब वह उसके खिलाफ जा रहा था। वे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। रोसेट अमायोंग से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा है और अमायोंग बस बचने की कोशिश कर रहा है। वह उसे बुलाकर पूछता है कि एक आवारा कूड़ा बीनने वाला उस पर भौंकने की हिम्मत कैसे करता है। वह उस पर अंतिम वार करने वाला था, लेकिन अचानक वह उसके सामने से गायब हो गया। रॉयस्ट सोचता है कि क्या वह चला गया, लेकिन अमायोंग को पीछे से प्रकट होते देख चौंक जाता है। वह कई पात्रों की शक्तियों का इस्तेमाल करके एक साथ उस पर हमला करता है। वहां धमाका होता है और धुआं छंटने पर जीवू घायल अमायोंग को देखकर हैरान रह जाता है। हालांकि रॉयस्ट बिल्कुल ठीक दिखता है, सिर्फ उसकी ठोड़ी पर एक छोटा सा कट है। वह गुस्से में आकर पूछता है कि उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। वे लड़ाई शुरू करने ही वाले थे कि प्रिंसिपल वहां आ पहुंचे और उन्हें रुकने को कहा। वह पूछता है कि वे उसकी अकादमी में आकर कैसे तबाही मचा सकते हैं। रॉयस्ट फीनिक्स को देखकर हैरान है, मानो वह अभी अभी वहां प्रकट हुआ हो। प्रिंसिपल रॉयस्ट को बताता है कि टॉप 10 का शिष्य होने के बावजूद कुछ सीमाएं हैं। रॉयस्ट जीवू को देखकर कहता है कि अफसोस है, इतनी मेहनत बेकार गई और लड़ाई भी नहीं हुई। वह कहता है कि अगली मुलाकात में वे अपना अधूरा काम पूरा करेंगे। वह अमयोंग को भाग्यशाली कहता है, पर वह बस घूरता रहता है। फिर वह गायब हो जाता है और सभी इस स्थिति से नाखुश हैं। जीवू अमयोंग के पास दौड़कर पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह हाँ कहता है। वह अपनी चंगा करने की शक्ति से घाव भरता है। जीवू आश्चर्यचकित है। बाद में कडेन पूछता है कि क्या वह हमेशा आसपास रहता है, क्योंकि वह अचानक आया। वह कहता है कि वह बस संयोग से उसी समय वहां पहुंच गया था। कडेन पूछता है कि वह जीवू का पक्ष क्यों लेता है, और वह कहता है कि वह जीवू का कर्जदार है। कडेन कहता है कि उसने कर्ज चुका दिया, जबकि अमयोंग को जीवू की मां से मिलने की याद आती है, जो उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछती है। वह कहता है कि अब वह उस जगह से बेहतर स्थिति में है। वह उसके जख्म देखती है और वह कहता है कि वह जिंदा है उसी की वजह से, इसलिए अपराध बोध न करे। वह कडेन से कहता है कि वह अभी भी उसका कर्जदार है और पूछता है कि क्या इसीलिए उसने लड़ाई में मूर्खता दिखाई। कडेन कहता है कि वह जानता था कि अपनी ताकत का फायदा उठा सकता था, पर उसने अलग लड़ाई शैली अपनाई। वह पूछता है कि क्या यह जीवू को दिखाने के लिए था। अमयोंग कहता है कि ऐसा नहीं है जैसा वह सोचता है। कडेन कहता है कि रहने दो और अमयोंग जाने लगता है। तब वह कहता है कि अपनी सर्वश्रेष्ठ शैली पर ध्यान दे। अमयोंग रुक जाता है और कडेन कहता है कि यह शैली उसकी लड़ाई के लिए सबसे उपयुक्त है। यह चरम लग सकता है, पर यही करना चाहिए, तभी वह आगे बढ़ पाएगा। कडेन चला जाता है और अमयोंग एक छिपकर हमला करने वाली लड़ाई शैली के बारे में सोचता है। दूसरी ओर जीवू और कार्टिन बैठे हैं। जीवू अमयोंग की तकनीक पर सोचता है और अपने कई प्रतिबिंब बनाता है। वह म्योंग की तकनीक पर सोचता है और तेज गति से कई प्रतिबिंब बनाता है। उसे लगता है कि सिर्फ गति ही नहीं, बीच में गति बदलना भी जरूरी हो सकता है। उसे लगता है कि वह कुछ महत्वपूर्ण चूक रहा है। कार्टिन देखता है कि उसने उन दोनों की लड़ाई से कुछ सीखा है। वह सोचता है कि यह बच्चा कैदान जितना ही लड़ाई का दीवाना है। इस बीच प्रिंसिपल अपने फीनिक्स के साथ आता है और पिछले हमले को लेकर चिंतित है। वह सोचता है कि ऐसा चलता रहा तो विश्व जागृत अकादमी जल्द ही फिर से चालू हो जाएगी। जीवू फीनिक्स को पसंद करता है और पूछता है क्या वह उसका पौराणिक प्राणी है। प्रिंसिपल बताता है कि यह ल्यूटेरियन परिवार का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। जीवू कहता है कि इसका नाम भी बहुत अच्छा है। फीनिक्स नीचे आकर जीवू को अपने पंखों में लेता है और उसे कसकर गले लगाता है। प्रिंसिपल सोचते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जीवू में युद्ध कौशल के साथ संवाद क्षमता भी होगी। फिर वह कार्टिन की ओर घूरता है और वह भी उसे घूरता है। इस बीच कैदान वहां आकर पूछता है कि क्या यह वही फेला है जिसे वह नियंत्रित करता है, और वह हाँ कहता है। कैदान पूछता है कि उसे पहले क्यों नहीं लाया। अगर यह फेल्स शुरू से होता तो ये घटनाएं नहीं होती। प्रिंसिपल कहते हैं कि उसे रखने की जगह नहीं मिली और अकादमी भारी खिलाने का खर्च नहीं उठा सकती थी।